हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो बच्चे, उससे पहले आप सब लोगों को एक मेन रजिस्टर, एकदम फेयर रजिस्टर अपने लिए बनाना है, जो कि पूरे साल जिसके ऊपर हम नोट्स मेकिंग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हेडिंग डालिए चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी है, यानी आपको अकाउंट्स पढ़नी एकदम मस्ट है। तो अकाउंट्स बच्चों क्या है, अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से इसको करा जाता है, यही सब हम सीखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, यानी जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, इसका मीनिंग जानते हैं क्या है। तो बच्चों, अभी आप नोट डाउन मत करना, मैं नोट डाउन करने के लिए आपको टाइम दूंगा, आपको अभी सिर्फ समझना है। तो बच्चों, इसका मीनिंग है कि अकाउंटिंग का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड summarizing in a significant manner and in terms of monetary, या फिर आप इसको मनी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ a financial character and interpreting the result thereof। तो बच्चों, कहने का क्या मतलब है, बोला गया अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, कि अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो कोई चीज़, उसको क्लासीफाई करते हो और उसको समराइज करते हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और उसको आप मनी के टर्म्स में लिखते हो। तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, जिन चीज़ों का आप अकाउंटिंग टर्म्स में तोल सकते हो, उन चीज़ों का आपको एक अच्छे सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करने को ही अकाउंटिंग बोला जाता है। तो बच्चों, आप चाहो तो ये आपकी बुक है, ये बच्चों 2019 मॉडल है, ये जो एडिशन है 2019 का है। तो बच्चों 2020 का जो एडिशन है वो भी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आप इस बुक से अभी रेफ़र कर सकते हो, अभी इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। तो चैप्टर नंबर 1 में जो आपको अकाउंटिंग का मीनिंग दिया हुआ है वो ये रहा बच्चों। तो ये अकाउंटिंग का मीनिंग आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको लिखवाया है। नेक्स्ट बच्चों, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? तो बच्चों, आपको इसको इस तरीके से याद रखना है कि जो इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन।
अब मैं बच्चों आपको ये समझा दूँ आइडेंटिफिकेशन मतलब। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर बच्चों वो बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं है तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमको सबसे पहले। सेकंड पॉइंट आता है इसमें मेजरिंग। इसके बाद बच्चों हमको ये मेज़र करना पड़ता है कि जो हमारा आइडेंटिफाई करने के बाद जो ट्रांजैक्शन हमने लिखी वो मनी टर्म्स में हमको मेज़र करना पड़ता है। थर्ड है बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग। मेजरिंग करने के बाद बच्चों हमको इसको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है हमको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। ये जर्नल एंट्री क्या होती है ये हम सीखेंगे बच्चों चैप्टर 8। आगे जाके हम इस चीज़ को अच्छे से सीखेंगे कि रिकॉर्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट होती है बच्चों इसमें क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग करने के बाद बच्चों हम चीज़ें क्लासिफाई करते हैं। इसको आप लेजर्स कह सकते हैं। अब ये लेजर्स क्या होते हैं बच्चों आपके लिए, तो ये भी हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 9 में। अभी के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि मैंने कुछ बच्चों को बोला कि मैं क्लास 11th की अकाउंट्स पढ़ाने वाला हूँ, आपको इस वाले इंस्टीट्यूट में आना है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आ गए। तो काफ़ी सारे बच्चे आ गए तो मैंने हर एक बच्चे का नाम लिखा और उसके बाद मैंने बोला कि कुछ लड़के जिनकी एज 20 है वो इस रो में बैठेंगे और जिनकी एज 20 से ऊपर है वो इस रो में बैठेंगे, और कुछ लड़कियां जिनकी एज 19 है वो इस रो में बैठेंगी और जिनकी 19 से ऊपर है वो इस रो में। तो ये बच्चों मैंने क्लासीफाई कर दिया। पहले मैंने रिकॉर्ड किया सबका नाम और उसके बाद मैंने इस चीज़ को क्लासीफाई कर दिया। तो बच्चों आप ये चीज़ समझे होंगे। इसके बाद बच्चों 5th पॉइंट आता है यहाँ पे हमारा समराइजिंग। तो बच्चों अब हमें क्लासीफाइंग करने के बाद समराइजिंग करनी पड़ती है। समराइजिंग मीन इसके अंदर हमको एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है। कि अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है बच्चों, ये भी मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में सिखाऊंगा, जिसके बेस पे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये कौन सा अकाउंट होता है बच्चों ये भी हम आगे सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ इनका नाम जानने की ज़रूरत है, ये क्या होते हैं ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। और लास्ट में बच्चों हम इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये सब हम आने वाले टाइम में आगे पढ़ने वाले हैं। 5th के बाद बच्चों 6th पॉइंट यहाँ पर आता है एनालिसिस। मीन्स जब हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर हमने मेज़र किया, रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको क्लासीफाई किया, उसके बाद हमने इनकी समराइजिंग करी। अब ये सारा जो हम काम कर रहे हैं बच्चों इसको एनालाइज करने के लिए लास्ट में हमको इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रिटेशन करी जाती है इन सब चीज़ों की सही है या नहीं। और बच्चों सबसे लास्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेटिंग। तो बच्चों इतना करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हम सारी इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देते हैं, या यूँ कह लो हम यूज़र्स को इसके बारे में बता देते हैं। अब ये यूज़र्स कौन होते हैं अभी हम थोड़ी देर में आगे सीखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप चाहो तो कैरेक्टरिस्टिक का एक कोड होता है, वो कोड मैं आपको बता देता हूँ। IMRCSAC। ये बच्चों आप कोड अगर याद रख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। I मीन्स आइडेंटिफिकेशन, M मीन्स मेजरिंग, R मीन्स रिकॉर्डिंग, C मीन्स क्लासीफाइंग, S मीन्स समराइजिंग, A मीन्स एनालिसिस, C मीन्स कम्युनिकेटिंग। ठीक है बच्चों, तो अब आप इस पेज को आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो बच्चों जिसके पास बुक नहीं है तो वो यहाँ से नोट डाउन कर सकता है इसका मीनिंग। हालांकि मेन पॉइंट्स इसके जो मैंने आपको बताए हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं इसके, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और लास्ट पॉइंट बच्चों कम्युनिकेटिंग।
तो बच्चों आपको अगर ये मेन हेडिंग भी याद है तो अंदर आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, और अगर नहीं तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम अगर अकाउंटिंग करेंगे तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते होंगे, मीन्स कुछ तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए ना अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो चलिए जानते हैं क्या होते हैं इसके एडवांटेजेस। तो बच्चों सबसे पहला इसका जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि इससे हमको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है। अपने बिजनेस के बारे में, मीन्स जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, हमको इस बारे में पता चलता है अकाउंटिंग करने के बाद। सेकंड आप एक और लिख लीजिए, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बच्चों क्या मतलब है, जो भी हमारे बिजनेस चलाने वाले हैं, एक तरीके से ओनर, एम्प्लॉयज़, ये सब लोग जो हैं इनको इससे फ़ायदा मिलता है इन डिसीज़न मेकिंग। मतलब अकाउंटिंग से वो इजीली किसी भी डिसीज़न को कभी भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों। थर्ड, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। मतलब कि हम किसी और कंपनी से अपना कंपैरिजन कर पाएंगे अगर हम अपनी अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं तो। ठीक है बच्चों। फोर्थ आप लिखिए, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। हमको कितना टैक्स पे करना है हम इससे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो। नेक्स्ट बच्चों, एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब बच्चों, मान लो हमारी कंपनी पे किसी भी तरीके का कोई केस होता है तो बच्चों हम वहाँ पर अपने अकाउंटिंग के जो भी हमारी बैलेंस शीट होगी, जो भी हम चीज़ें बनाते होंगे, जिस मैनर से हम बनाते होंगे, अगर हम वो सारे के सारे दस्तावेज जाकर वहाँ पर दिखाएं तो हमें इससे फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, एक और लिख लो लास्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में बच्चों ये बहुत हेल्पफुल होता है, मैंने आपको पहले समझा ही दिया है। अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो इससे डिसीजन मेकिंग बहुत इजी हो जाता है हमारे मैनेजमेंट के लिए। तो बच्चों ये कुछ इसके एडवांटेजेस थी, तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एडवांटेज मैंने बच्चों आपको बताया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, यानी कि किस तरीके से ये बिजनेस में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को किस तरीके से इससे लाभ होता है। फिर मैंने बच्चों आपको बताया कंपैरेटिव स्टडी, यानी किस तरीके से हम किसी और बिज़नेस जो कि हमारे टाइप का ही बिज़नेस है उससे अपनी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर बच्चों टैक्स लायबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बच्चों यहाँ पे कुछ और एडवांटेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में एविडेंस हो जाता है अगर हम इसको लिख करते हैं तो इसकी अकाउंटिंग। फिर मैंने बच्चों आपको एक और बताया था हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो बच्चों यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से इनकी मीनिंग भी गिवन है, तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आप इसके मेन पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मेन पॉइंट्स अगर आप याद रख लो तो अंदर का जो भी इसका मैटर है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको एडवांटेजेस पढ़ाए, अब आप इस एडवांटेजेस को नोट डाउन कर लो, ये सारे इसके मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर बच्चों कहीं एडवांटेजेस हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो आइए बच्चों इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं।
तो लिमिटेशन क्या क्या होती है इसमें? लिमिटेशन नंबर 1, लिमिटेशन सबसे पहले इसमें बच्चों ये होती है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मतलब कि पूरे तरीके से ये एग्जैक्ट नहीं होती। इसमें हम या फिर कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, जो भी अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, वो अपनी कुछ छोटी मोटी एजम्पशंस भी लगाते हैं, उस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है, ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड बच्चों, इसमें इग्नोर करा जाता है क्वालिटेटिव एलिमेंट, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को इसमें इग्नोर किया जाता है। मीन्स ओनली मनी, जो भी मनी टर्म्स होंगी सिर्फ उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक ऐसा आप समझ लीजिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी स्किल मैनेजमेंट की या फिर क्वालिटी हो किसी स्टाफ की, उससे यहाँ कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है? एक और आप इसमें लिख लो बच्चों कि इसमें इग्नोर किया जाता है द इफेक्ट, इग्नोर किया जाता है द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बच्चों पूरे साल किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस चाहे बढ़े चाहे वो प्राइस कम हो, उससे यहाँ पर हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम ये एक कांस्टेंट प्राइस पे अकाउंटिंग करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट लिख लो इसमें, विंडो ड्रेसिंग। तो ये विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब होता है? तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है बच्चों, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कुछ भी इस तरीके की अकाउंटिंग करना जो कि सही ना हो और उसको सही दर्शाया जाए। लाइक जैसा कि कई जगह ऐसे होता है कि प्रॉफिट कम हुआ होता है, लेकिन जो वहाँ के अकाउंटेंट्स होते हैं वो उस कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा शो कर देते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बच्चों, तो आप लिमिटेशंस भी समझ गए होंगे, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा और इसको आपको डीप में पढ़ना होगा तो मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये रहा बच्चों लिमिटेशन। इसके भी आपको अगर मेन पॉइंट याद है तो अंदर का मैटर आप खुद लिख सकते हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, मैंने आपको बताया। हमको इग्नोर करना होता है इसमें क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इसके, और अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है कोई भी इफेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस में, मतलब कि उसे कोई मतलब नहीं होता प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो। और अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको लिमिटेशंस बताई इसकी। तो आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीन पॉज कर भी इस चीज़ को पढ़ सकते हो या अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम तो बच्चों इसकी कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। ब्रांचेस मीन्स क्या अकाउंट्स जैसे कि या फिर अकाउंटेंसी क्या एक ही टाइप की होती है? जी नहीं, इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, जो कि आप पूरे साल मेरे साथ पढ़ने वाले हो, तो उसे बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंटेंसी या फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट होती है बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक और होती है इसमें बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस निकालना ही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है हमारा किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। मान लो मैं अगर कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, मान लो मैं ये पेन बेचता हूँ अगर,
तो मुझे ये पेन कितने रुपए का पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट निकालने की जो ब्रांच होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है बच्चों। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, इसके अंदर हम सारी चीज़ें लिखते हैं जिससे कि हमारा डिसीजन मेकिंग ईजी हो सके। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि मेन ऑब्जेक्टिव इज डिसीजन मेकिंग। तो ये बच्चों कुछ ब्रांच होती हैं इसकी, आप चाहो तो इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बुक में शो कर देता हूँ। 3 तरीके की ब्रांच होती है बच्चों। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप चाहो तो इसकी यहाँ से मीनिंग लिख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक और हेडिंग डालते हैं जिसका नाम है बुक कीपिंग। अच्छा, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, तो ये समझते हैं पहले। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे कुछ समझाया था, एक कोड बताया था IMRCSAC। बच्चों ये कोड अभी मैंने आपको बताया था, जिसका मतलब क्या था, आई मीन्स आइडेंटिफिकेशन। इसको लिख लेते हैं बच्चों, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो आई मीन्स था आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद एम मीन्स मेजरिंग, नेक्स्ट बच्चों आर मीन्स क्या था, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या था, जर्नल में रिकॉर्ड करना, जो हम कहाँ पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 में। फिर बच्चों सी था, सी का क्या मतलब था, क्लासिफाइंग। उसके बाद बच्चों एस का मतलब क्या था, समराइजिंग। ए का क्या मतलब था, लास्ट में इसका किया जाता था एनालिसिस। और सबसे लास्ट में होता था सी यानी कम्युनिकेटिंग, यानी यूजर्स को ये दे दिया जाता था। तो बच्चों ये तो था एक तरीके से हमारा कैरेक्टरिस्टिक, या फिर आप इसको एज अ मीनिंग भी आप इसको याद कर सकते हो, एज अ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों IMRCSAC, तो ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है। इसमें से बच्चों अगर हम बात करें IMRC इन 4 चीज़ों की, IMRC इन 4 चीज़ों की अगर हम बात करें, तो बच्चों ये बोले जाते हैं, इन चारों को बोला जाता है बच्चों बुक कीपिंग। समझे बच्चों, यानी बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग का एक पार्ट है बुक कीपिंग, जो कि शुरू के 4 जो इसके मेन कोड है हमारे, वो बुक कीपिंग कहलाए जाते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, उसके बाद बच्चों रिकॉर्डिंग, और उसके बाद क्लासिफाइंग। तो बच्चों ये 4 क्या होते हैं, बुक कीपिंग। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका बुक में भी शो कर देता हूँ कि क्या बुक में बताया गया है। तो बच्चों बुक कीपिंग अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में बोला गया है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग बच्चों आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने अंडरलाइन कर दिया। और इसके अलावा जो 4 पॉइंट हैं वो ये रहे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। ये 4 पॉइंट बच्चों बुक कीपिंग का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में सही से बता दिया, अकाउंटिंग क्या होती है, मैंने आपको बुक कीपिंग समझा दी। तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है कि आपको डिफरेंस इनमें खुद से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इनमें डिफरेंस। और डिफरेंस बच्चों विद बेसिस आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपके नोटबुक में होना चाहिए, जो कि आपको 100% आना चाहिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। मेरे को एक और कुछ डेफिनेशन दिखी है, अकाउंटेंसी। तो बच्चों अकाउंटेंसी का क्या मतलब आता है? तो अकाउंटेंसी इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब जब आप ये पूरी बुक पढ़ लोगे, तो आपको नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी हो जाएगी, उस चीज़ को बोला जाता है अकाउंटेंसी। लेकिन जब आप वो सारी चीज़ें पढ़ के किसी कंपनी में बैठ के उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने स्टार्ट करोगे, तो उन चीज़ों को बोला जाता है अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में मैंने आपको डिफरेंस बताया, तो अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस आपको समझ जाना है। और बुक कीपिंग को आपको खुद से घर से, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको घर से होमवर्क में करना है और पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो बच्चों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? तो लिखिए मेरे साथ साथ इसकी हेडिंग कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। यानी ये एक सर्विस एक्टिविटी होती है। इट्स फंक्शन is to provide qualitative information जो कि प्राइमरीली आपका कैसा होगा, फाइनेंशियल नेचर का, about your economic entities that is intended to be useful in making economic डिसीजंस। तो बच्चों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब हमने क्या समझा कि अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। ये एक सर्विस एक्टिविटी होती है, इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। और इसका मेन काम क्या होता है कि ये क्वालिटेटिव यानी एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे जो कि फाइनेंशियल इन नेचर हो, ताकि हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इंटेंड कर सके यूज़फुल मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अगर ये हमको सही सही इन्फॉर्मेशन देगा तो उस बेसिस पे हम मैनेजमेंट को ये असिस्ट कर सकते हैं कि वो एक बढ़िया सा डिसीज़न ले सके जब डिसीज़न लेने का टाइम आए तो बच्चों ये इसका मतलब था। इसके अलावा इसके कुछ आप चाहो तो टाइप लिख सकते हो इसके, या इसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों। तो सिर्फ 4 तरीके के इसके होते हैं। सबसे पहले होती है रिलायबिलिटी, मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो एकदम रिलायबल होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। सेकंड होती है बच्चों रेलिवेंस, मीन्स जितना मांगा गया है सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन ही होनी चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होनी चाहिए। थर्ड है बच्चों अंडरस्टैंडेबिलिटी। Understandability means that the information provided through the financial statement must be present in a manner that the user are able to understand it। यानी इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए ताकि जो यूज़र्स हैं
वो ईजिली अंडरस्टैंड कर सके उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है बच्चों। और लास्ट होती है बच्चों कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मीन्स इजीली कंपेयर कर सकें, वो चीज़ इसमें होनी चाहिए ताकि हम इसको किसी भी और अपनी सेम टाइप की कंपनी के साथ इजीली कंपेयर कर सकें। तो बच्चों इसके लिए भी मैं आपको बुक में ये चीज़ शो कर देता हूँ, आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। तो बच्चों मैंने आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो मीनिंग बताई वो ये रही कि अकाउंटिंग इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, इट इज़ फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन primarily financial in nature about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions। तो आप इससे easily economic decision ले सको, ये बात इसमें बताई गई है। फिर बच्चों मैंने आपको इसमें बताया था कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बच्चों आपको 4 पॉइंट बताए थे। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो बिल्कुल रेलिवेंस हो, आलतू फालतू की बातें उसमें ना गिवन हो। ईजिली अंडरस्टेबल होनी चाहिए वो, ताकि ईजिली कोई भी यूज़र उसको समझ सकें। यूज़र बच्चों काफ़ी बार आ गया, अभी देखेंगे यूज़र है कौन। और फोर्थ मैंने आपको बताया ईजिली वो कंपेरेबल होनी चाहिए किसी और कंपनी के साथ। ठीक है बच्चों। तो चलिए काफ़ी बार यूज़र्स आ गया, अब पढ़ते हैं यूज़र्स कौन होते हैं, यूज़र्स के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बच्चों इसके यूज़र जानने के लिए 2 तरीके के यूज़र होते हैं बच्चों इसमें। कुछ होते हैं इंटरनल यूज़र्स, कुछ होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल आप समझ सकते हो, जो कंपनी के अंदर के यूज़र होते हैं, और एक्सटर्नल जो कि बाहर के होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इंटरनल यूज़र सबसे पहले ओनर, जो भी कंपनी के ओनर्स होंगे वो इंटरनल यूज़र होते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन देना सबसे ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। सेकंड होते हैं इसमें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन, जो अंदर के। और थर्ड होते हैं बच्चों इसमें कंपनी के एम्प्लॉयज़। ओनर्स बच्चों इसका इंटरनल यूज़र है क्योंकि वो तो कंपनी का मालिक ही है। मैनेजमेंट यानी वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं मैनेजमेंट के तौर पे, और एम्प्लॉयज़ ये सब बच्चों इसके यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स। तो इनको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होती है। क्यों ज़रूरी होती है आप समझ सकते हैं। ओनर को अपने प्रॉफिट लॉस से बहुत लेना देना होता है क्योंकि वो एक बिज़नेस रन कर रहा है अपना, तो उसको तो सारा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किस तरीके से अकाउंटिंग हो रही है। उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि वो आगे जाके डिसीजन मेकिंग का काम करने वाला है। और जो बच्चे एम्प्लॉयज़ तो उन्हें भी पता होनी चाहिए क्योंकि वो इसलिए इंटरेस्ट होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्योंकि उनको इस बेसिस पे बोनस दिया जाता है, उनको इस बेसिस पे प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, इस बेसिस पे उनको एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस ESI कार्ड वो सब चीज़ें दी जाती हैं। तो बच्चों इसलिए वो भी बहुत इसमें होते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं हमारे, जैसे कि बैंक्स। बैंक्स भी बहुत इच्छुक होता है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्योंकि वो हमको लोन देने वाला होता है। और होते हैं इसमें क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप ये समझ लीजिए ये हमारे लेनदार होते हैं। मीन्स हमने इनसे पैसा लिया हुआ होता है, हमको इनको पे करना है। ठीक है, तो ये होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझा दूंगा क्या होते हैं। और होते हैं जैसे गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो बच्चों ये कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं इसके, जो कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट दिखाते हैं। और बच्चों लास्ट होता है इसमें इन्वेस्टर्स, जो बाहर के लोग होते हैं और हमारी कंपनी में, क्योंकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जाहिर है वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे ये कंपनी कैसी है, और कंपनी कैसी है ये जानने के लिए मेन होता है हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यूज़र्स के बारे में पढ़ा। इसको आप थोरोली पढ़ने के लिए मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, आप बुक में से ईजिली इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यूज़र्स बताए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जिसमें मैंने आपको इंटरनल यूज़र बताए जो कि होते हैं ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स। तो बच्चों आप इसको आराम से इजीली घर में एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने आपको एक्सटर्नल यूज़र बताए, जिसमें मैंने आपको बैंक समझाया, मैंने इसमें आपको इन्वेस्टर समझाया, फिर मैंने आपको इसमें क्रेडिटर समझाए थे, और मैंने इसमें आपको गवर्नमेंट समझाई जो कि क्यों इंटरेस्ट होती है, क्योंकि वो जानना चाहती है टैक्स के बारे में। फिर मैंने इसमें आपको, ठीक है ये बहुत हैं, 4 पॉइंट इसके बहुत हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको भी नोट डाउन इजीली यहाँ से कर सकते हो, मैंने आपको आगे बुक दिखा दी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक है इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और अ साइंस। तो ये बच्चों अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। तो बच्चों आप इसको रीड कर सकते हो कि अकाउंटिंग एक कला भी है और एक नॉलेजेबल चीज़ भी है जिसको समझना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक जो है वो है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों 2 बेसिस पे काम होता है, डबल एंट्री सिस्टम पे काम होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम पर भी काम होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको यहाँ समझा देता हूँ, जबकि सिंगल एंट्री को समझने के लिए हम एक चैप्टर ही पढ़ेंगे इसमें, लास्ट चैप्टर हमारा जो होगा, तो यहाँ पे मैं आपको तब समझा दूँगा। तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है बच्चों ऐसे सिस्टम जहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स को हम नोट डाउन करते हो, जैसे डेबिट को भी और क्रेडिट को भी। अभी डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं बच्चे, ये हम आगे जाके सीखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि ज़्यादातर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं या फिर छोटी कंपनियाँ भी हो सकती हैं, वो सारी कंपनियाँ डबल एंट्री सिस्टम पे ही काम करती हैं। जैसा कि आप जान सकते हैं या आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये बुक है ये भी डबल एंट्री के ऊपर ही बनाई गई है। तो बच्चों डबल एंट्री सिस्टम पे ही सारी कंपनियां काम करती हैं, कुछ कंपनियों को छोड़ के। तो उन कंपनियों की जो डबल एंट्री में काम करती है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, और सिंगल एंट्री में जो हम काम करेंगे वो हम लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने समझा। तो बच्चों ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आपको ये सारी चीज़ें, ये इसके कुछ फ़ीचर्स हैं यहाँ पर, आप ये फ़ीचर्स एक बार रीड कर लेना बस, इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है। और एक ये एडवांटेजेस हैं जो आपको रीड करने हैं, इसके अलावा और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद आपका होमवर्क ये है कि आपको हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस होते हैं, जिनको एक बार आपको ढंग से पढ़ना है। बस हर एक क्वेश्चन को आपको ढंग से एक बार पढ़ना है कि आपको ये आता है या नहीं आता। ठीक है, तो मैं आपको पेज, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने रोका हुआ है। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद बच्चों आते हैं हमारे MCQs। तो जैसा कि आपको पता है पिछले साल से 11th और 12th क्लास में MCQs भी पूछे जाने लगे, तो वहाँ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आपको बस एक बार इन्हें सॉल्व कर लेना है, और इसके बाद आपको ये सारे ईजिली समझ आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि बहुत शॉर्ट आंसर टाइप है। तो बच्चों आपको इसको बस 1 टाइम रीड करना है, पूछ लिया जाता है बच्चों, इसलिए आपको 1 टाइम रीड करना है। जैसे कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का मीनिंग आपको मैंने बताया हुआ है। एनी 2 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग के 2 फंक्शन आपको बताए हुए हैं। इस तरीके से आप बुक कीपिंग क्या होता है बच्चों, तो ये मैंने सब आपको समझाया हुआ है, बस एक बार आप रिवाइज कर लेना इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, ये रहे वो सारे क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों फिर से आगे
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि लगभग सेम ही होंगे, फिर भी आप एक बार रिवाइज कर लेना इस चीज़ को। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपका चैप्टर 1 पूरा कवर किया। ये क्वेश्चन आपको सारे एक बार खुद से रिवाइज करने हैं, और अगर कुछ समझ ना आए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मैसेज करना है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। और बच्चों जिन जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, तो आप आराम से अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको बुक की यहाँ पे या तो फ़ोटो मैं आपको दिखा दूंगा ये पिक, या फिर मैं आपको इसकी PDF दे दूंगा, जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।